हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ABCD में। इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम, जिसके अंतर्गत हम 10 महत्वपूर्ण MCQ का यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी जो है बातें कही गई है। ठीक है, ये एग्ज़ाम जो कि CG लेबर इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2023 है, उसके दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। चाहे भविष्य में आने वाला कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, आप पढ़ के चले जाइए, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक है, चलिए हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है कि बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला कथन है बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम 23 दिसंबर 1986 को लागू हुआ था। दूसरा, इस अधिनियम के धारा 2 में बालक शब्द को परिभाषित किया गया है। तीसरा, इस अधिनियम में कुल 4 भाग के अंतर्गत कुल 26 धाराएं हैं। इसमें से कौन कौन सा जो है कथन जो है सही दिया है, उसके बाद जो उचित विकल्प होगा, यहाँ पे 4 विकल्प में से एक का चयन करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, देखिए बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 का है, याद रखिएगा इसको, एक्ट को पूरे तरीके से ऐसे ही याद रखिएगा, बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। ठीक है, ये अधिनियम जो है 23 दिसंबर 1986 ईस्वी को लागू हुआ था, पूरे भारत भर में लागू हो गया था। ठीक है, और इस अधिनियम का जो धारा 2 है उसको उस धारा में ही बालक शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो एक्चुअली है क्या कि जो भाग 1 है, ठीक है, कितनी भाग है देखा, इसमें मैंने बताया आपको कि 4 भाग है इस अधिनियम में कुल, और इस 4 भाग के अंतर्गत 26 धाराएं हैं। तो जो भाग 1 है, ठीक है, जो भाग 1 है इसमें 2 धाराएं दी गई है। ठीक है, भाग 1 के अंदर 2 धारा है, धारा 1 और धारा 2। इस धारा 2 है, ये पूर्णतः परिभाषा के लिए है, जिसमें जो परिभाषा दिया गया है सारे चीज़ों का, जिसमें इसके अंतर्गत ही बालक शब्द को भी परिभाषित किया गया है कि भाई बालक किसको मानेंगे। ठीक है, तो जो 14 वर्ष से जो कम उम्र के होते हैं, जो व्यक्ति होता है 14 वर्ष से कम उम्र का जो व्यक्ति होता है, उसको हम बालक के कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, और जो धारा 1 है इसके अंतर्गत संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ आता है। ठीक है, धारा 1 के अंतर्गत संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ आता है। ठीक है, धारा 1 के अंतर्गत। तो इसका सही संक्षिप्त नाम, साथ ही साथ अगर विस्तार की बात करेगा तो ये कहाँ, इसका ये जो अधिनियम है उसका विस्तार कहाँ होगा, तो संपूर्ण भारत में इसका विस्तार होगा। ठीक है, आरंभ कब हुआ था, तो आरंभ हो गया था 23 दिसंबर 1986 से क्या हुआ था, इसका आरंभ हो गया था और लागू हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ से हमने पूरा इन सारे चीज़ों का एक्सप्लेनेशन देखा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि इस बालक श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत आने वाले धारा और उसका संबंध असुमेलित है। असुमेलित विकल्प है, उसका चयन करना है। पहला, उपजीविकाएं, व्यवसाय, प्रक्रियाएं जिनमें बाल मजदूरी का निषेध है। ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी धारा है, क्या धारा नंबर 3 ऐसी धारा है क्या जिसमें उपजीविका या फिर प्रक्रिया में बाल मजदूरी को निषेध कहा गया है। ठीक है, तो ये वाला सही है। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत जो धारा 3 है उसके अंतर्गत बाल मजदूरी के निषेध का वर्णन किया गया है। ठीक है, दूसरा है काम करने वाले बच्चों को सप्ताह में 1 छुट्टी अवश्य मिलना चाहिए। ये कौन सी धारा में कहा गया है, तो धारा 8 के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है, याद रहेगा क्या बोल रहा हूँ कि जितने भी अगर बाल मजदूर लगे हुए हैं कहीं पर भी, क्योंकि सारे काम में बाल मजदूरी तो होता नहीं है, परंतु कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिसमें बाल मजदूरी होता है, तो उसके अंतर्गत सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी उनको प्रोवाइड होना ही चाहिए। ये धारा 8 में कहा गया है। तीसरा है कि बच्चों के कार्य का समय, धारा 7, तो ये वाला जो है असुमेलित है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है असुमेलित है, क्योंकि बच्चों के कार्य का जो समय है इसका जो निर्धारण है वो धारा 7 में किया गया है। ठीक है, धारा संख्या 7 में किया गया है कि बच्चों का कार्य का निर्धारण कैसे होना चाहिए या किस प्रकार से होना चाहिए। ये जो धारा 5 है, ये धारा 5 बालक श्रम
तकनीकी सलाहकार समिति का गठन की बात करता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि धारा 5 जो है बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन। ठीक है, तो एक समिति के गठन का बात करता है धारा 5, और ये जो समिति है सलाहकार समिति, इसका गठन जो है कौन करेगा, तो केंद्र सरकार। ठीक है, याद रखना केंद्र सरकार द्वारा इसका गठन होना चाहिए। तो ये बच्चों के कार्य करने का समय का निर्धारण जो है धारा 7 के अंतर्गत किया गया है, और 5 के अंतर्गत एक सलाहकार समिति का गठन, और आयु के संबंध में जो विवाद होगा वो धारा 10 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है कि उसका निपटारा कैसे होगा। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बाल मजदूरी के लिए मनाही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा जो कार्य है उसको करना अलाउ नहीं है बच्चों के लिए, उसमें उस कार्य में संलग्न करना, नियोजित करना मनाही है, परंतु कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो कि मनाही नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कोई पिता है, उसका खुद का बिजनेस है, तो अपने बच्चों को उसमें उस कार्य में संलग्न कर सकता है, ये बाल मजदूरी के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि कौन सा बाल मजदूरी के लिए मतलब नहीं है। इसमें रेलवे परिसरों में निर्माण कार्य करना, क्या ये बाल मजदूरी के अंतर्गत आएगा, तो हाँ ये आएगा। दूसरा, बुच्चड़ खाने या कसाई खाने में काम करने में, ये भी बाल मजदूरी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, टीवी सीरियल में कार्य करना, ठीक है, टीवी सीरियल में काम करना ये बाल मजदूरी के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसकी कोई भी मनाही नहीं होगी, इसलिए हमारा सी जो होगा सही होगा। और ताला बनाने की कारखाना हो गया, ये सब के अंतर्गत बाल मजदूरी जो है मनाही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो धारा 3 है, ठीक है, भाग 2 के अंतर्गत आता है, क्योंकि मैं तो भाग धारा 1 और धारा 2 किसके अंतर्गत था भाई, वो तो भाग 1 के अंतर्गत था, परंतु भाग 2 में जाएंगे तो धारा 3 है। इस धारा 3 के अंदर कौन कौन सा कार्य बच्चों को करना है, कौन कौन सा नहीं करना है, मतलब एक अनुसूची तैयार किया गया है जिसको हम कह सकते हैं अनुसूची क्रमांक 1। ठीक है, इस अनुसूची में आपको वो सारी जो कार्यों का एक सूची तैयार किया गया है जो बाल मजदूरी जिसमें मनाही है, जिसमें बाल मजदूरी को पाबंद किया गया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको रेल द्वारा या फिर माल या फिर जैसे कि कुली की काम करना जो है उनके लिए मनाही होता है, कि रेल द्वारा जो भी यात्री होते हैं या माल या फिर डाक ढोना है तो बच्चे ढोए, वो मनाही है। बंदरगाह पर कार्य करना, बीड़ी बनाना, मोटर गैराज वगैरह में काम करना, आतिशबाजी का सामान फटाका वगैरह होता है उसको बनाने वाले जो कारखाने होते उसमें काम करना, ये सारे जो काम हैं वो बाल मजदूरी के अंतर्गत नहीं आते, उसमें बाल मजदूरी उनमें नहीं लगाना होता है, मनाही होता है उसके लिए। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनमें बाल मजदूरी की पाबंदी की गई है। ये देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे और थोड़ा अच्छे से इसको एक बार रीड मार के जाएंगे एग्जाम में। जैसे ये जो धारा 3 है, ठीक है, याद रखिएगा, ये धारा 3 के अंतर्गत उपजीविकाएं, व्यवसाय या फिर प्रक्रियाएं हैं जिसमें बाल मजदूरी मनाही है। ठीक है, इसको हम अनुसूची 1 कहते हैं। तो आप इन सब को एक बार आप फटाफट रीड मार लेंगे कि ऐसा कौन कौन सा कार्य है जिसमें बाल मजदूरी की मनाही की गई है। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक है। ठीक है, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं अभी अगला प्रश्न में बढ़ता हूँ, आप इसको ध्यान से आप समझ लेंगे एक बार। चलिए, प्रश्न क्रमांक 4 है कि किसी भी बच्चे से काम करने के समय के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा समय है, यहाँ पे 4 प्रकार का समय दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि इस समय में बच्चे कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो 3 ऐसे कार्य हैं इसमें से जिसमें उस समय में बच्चे कार्य कर सकते हैं, परंतु एक ऐसा है जिसमें नहीं कर सकते। वो कौन सा है, शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के मध्य काम कराया जा सकता है, 3 घंटे का काम करने पर 1 घंटे का विश्राम दी जाएगी, छुट्टी का समय मिलाकर एक दिन में 6 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा, और किसी भी बच्चे से एक दिन में 2 जगहों पर काम नहीं कराया जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि शाम को 7 बजे, ठीक है, शाम को 7 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक, मतलब आप कह लें कि रात्रि में, ठीक है, रात में बच्चों से काम कराना क्या है, गलत है। ठीक है, बाल मजदूरी नहीं कराना है उनको, याद रहेगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही नहीं है। बाकी
ये जो बी है कि 3 घंटे, मतलब प्रत्येक बाल मजदूर को 3 घंटे का काम कराने के बाद उनको 1 घंटे का विश्राम देना चाहिए। ठीक है, ये आवश्यक है, ये अधिनियम के अंतर्गत है। छुट्टी का समय मिलाकर एक दिन में 6 घंटे से अधिक काम उनसे नहीं लिया जाएगा, तो ये वाला भी सही है, ये भी सही था। और किसी भी बच्चे को एक दिन में 2 जगहों पर काम नहीं कराया जाएगा, ये भी सही था। ये वाला हमारा जो सही विकल्प नहीं था। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। एक और याद रखिएगा कि किसी भी बच्चे, ये तो हम देख लिए कि बच्चों से ओवर टाइम भी नहीं कराया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ओवर टाइम नहीं कराया जा सकता बच्चों से। ठीक है, ये भी अनुसूची के बाहर है। तो ये इसके लिए कौन सा धारा था भाई, मैं तो बताया था आपको पीछे कि किसी भी बच्चे से काम करने के समय में संबंधित जो धारा है, जो इन सभी समयों का निर्धारण करता है, वो धारा संख्या 7 है। ठीक है, धारा संख्या 7 के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5 है कि बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है, असत्य विकल्प का चयन करना है। तो पहली बात, तो ये किस धारा के अंतर्गत आएगा, मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। वो कौन सा था, क्या आपको याद है कि नहीं? तो याद रखिएगा कि इसके लिए था धारा 5। देखिए, जो भी करा रहा हूँ वो धारा को किसी भी तरह आप रट लेने की कोशिश करें, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन के लिए जो धारा है, अधिनियम के धारा 5 के अंतर्गत है। अब इसके बारे में कौन सा असत्य है, पहले अब हमको वो बताना है। ठीक है, तो देखिए, इस समिति का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, तो ये पहले भी मैं बता चुका कि हाँ, तो ये वाला सही है। इस समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम 10 सदस्य होंगे, क्या ये सही है? नहीं, ये वाला ही हमारा गलत है। ठीक है, मतलब असत्य विकल्प है, विकल्प नंबर जो बी है। देखिए, बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति जो कि धारा 5 के अंतर्गत आता है, इसमें एक समिति का गठन किया जाएगा, परंतु इस समिति में एक अध्यक्ष तो होगा। ठीक है, एक अध्यक्ष होगा प्लस अधिकतम 10 सदस्य होंगे, याद रखिएगा। अधिकतम कितने? 10 सदस्य का इसमें चयन किया जाएगा, तो ये हमारा सही होगा। अध्यक्ष सहित अधिकतम 10 नहीं, अध्यक्ष तो एक होगा ही, उसके अलावा अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं, इसलिए हमारा बी जो है सही, मतलब असत्य विकल्प है। और तीसरा है, यह समिति राज्य सरकार को उपजीविकाएं, व्यवसाय, प्रक्रियाएं जिनमें बाल मजदूरी की पाबंदी है उसको बढ़ाने और घटाने के लिए सलाह देगी। ठीक है, ये भी। और तीसरा है, चौथा, यह समिति अपने कार्य के लिए एक उप समिति का गठन करती है। ठीक है, देखिए, पहली बात तो धारा 5 के अंतर्गत एक समिति का गठन होगा जो कि केंद्र सरकार करेगा, परंतु अगर यह सलाहकार समिति फिर से अगर ये चाहे कि एक उप समिति भी होना चाहिए ताकि हमारा कार्य जो है आसान हो जाए, तो एक उप समिति का भी गठन कर सकती है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर जो था ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 6वां प्रश्न में। 6वां प्रश्न है कि यदि कोई मालिक बाल मजदूर को काम पर लगाता है, ठीक है, काम पर लगाता है, तो उसे यह जानकारी निरीक्षक अधिकारी को देनी होगी। इससे संबंधित धारा कौन सा है, मतलब कौन सा धारा में यह बताया गया है कि अगर कोई आदमी, कोई स्वामी अगर बाल मजदूर रखता है तो उसको निरीक्षक को, मतलब जो लेबर इंस्पेक्टर होता है, उसको सूचना देना पड़ेगा। उससे संबंधित कौन सा धारा है? धारा 11, धारा 4, धारा 9 या फिर धारा 6? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, धारा 9। धारा 9 के अंतर्गत जब भी कोई मालिक बाल मजदूर लगाता है तो 30 दिन के भीतर, ठीक है, 30 दिन के अंदर ही उसको जो निरीक्षक अधिकारी है, जो लेबर इंस्पेक्टर है, उसको सूचित करना पड़ेगा 30 दिन के भीतर। ठीक है, और लिखित रूप से सूचित करना पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, लिखित रूप से सूचित करना पड़ेगा, जिसमें काम का स्थान कि कहाँ काम कराया जा रहा है उसका वर्णन होगा। ठीक है, नाम उसका वर्णन होगा, पता उसका लिखा होगा। ठीक है, और जो मालिक है, ठीक है, मालिक का नाम भी उसमें मेंशन होना चाहिए, और क्या काम कराया जा रहा है उस काम का विवरण भी होना चाहिए कि कहीं ऐसा काम तो नहीं कराया जा रहा है जो अनुसूची 1 में शामिल है, क्योंकि जो अनुसूची 1 में शामिल नहीं है उन्हीं कार्यों को कराया जा सकता है। जैसे टीवी सीरियल में काम कराना, वो अनुसूची 1 में नहीं था। बाकी जो भी मैंने एक स्लाइड में आपको बहुत सारा डिटेल दिया था, वो सब अनुसूची 1 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो 30 दिन के भीतर सूचित करना पड़ेगा, ये धारा 9 के अंतर्गत आता है।
ये जो धारा 4 आपको दिख रहा है, ये अनुसूची का संशोधन से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? अनुसूची का संशोधन से संबंधित है, जिसका ये संशोधन की शक्ति किसको प्राप्त है भाई? केंद्र सरकार को प्राप्त है। याद रखिएगा, जो संशोधन की शक्ति है उसको किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार की प्राप्त है। और केंद्र सरकार क्या 3 माह की सूचना के पश्चात ही इसका संशोधन कर सकता है। 3 माह की सूचना, 3 माह की सूचना देने के पश्चात जो केंद्र सरकार है उस अनुसूची में, ठीक है, उसका संशोधन कर सकता है। तो ये धारा 4 में है। धारा क्या है? धारा 11 क्या कहता है कि जो मालिक है, जो बाल मजदूर अपने साथ लगाया है, ठीक है, तो क्या करेगा? एक रजिस्टर बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? एक रजिस्टर बनाएगा, और उस रजिस्टर में बच्चे का नाम, उसका जन्म तिथि, काम का समय की कब से कम उससे काम कराते हैं, किस प्रकार का काम, मतलब काम की प्रकृति, ये सारा चीज़ का उस रजिस्टर के अंदर वर्णन करेगा कि जब भी निरीक्षक आएगा, ठीक है, लेबर इंस्पेक्टर आएगा, तो वहाँ पे उससे उसको जानकारी मिल सके। ठीक है, तो धारा 11 के अंतर्गत जो मालिक है वो क्या करेगा? एक रजिस्टर निर्माण करेगा। और जो धारा 6 है वो ये बताता है कि भाग का लागू न होना, लागू न होना। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब अनुसूची 1 में जितने भी कार्य दिया गया था जिसमें बाल मजदूरी मनाही थी, वो सब तो पूरे देश भर में लागू हो गया, परंतु कुछ ऐसे भी कार्य होंगे जो कि लागू नहीं होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि अनुसूची 1 के बाहर के विषय, ठीक है, अनुसूची 1 के बाहर के विषय जो है, इस पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। जैसे टीवी सीरियल वाला, तो ये धारा 6 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा सी था। चलिए 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी बाल मजदूर से ऐसे काम कराता है जिनमें बाल मजदूरी की पाबंदी है, तो उसे दंड दिया जा सकता है। क्या दंड उसको दिया जा सकता है? पहला, कम से कम 3 माह या अधिक से अधिक 1 वर्ष की उसको कारावास हो सकता है। दूसरा, कम से कम 10,000 रुपये या अधिक से अधिक 20,000 रुपये का जुर्माना, या फिर ए और बी दोनों हो सकता है। ठीक है, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, देखिए, अगर कोई व्यक्ति बाल मजदूरी लगाता है, ठीक है, और तो उसको क्या हो सकता है कि कम से कम 3 माह का भी सज़ा हो सकता है, या 3 माह से अधिक 1 वर्ष का भी सज़ा हो सकता है। अगर ये नहीं होगा तो हो सकता है कि उसको कम से कम 10,000 रुपया या अधिक से अधिक 20,000 रुपये का जुर्माना देना पड़े, या ये भी हो सकता है कि उसको कारावास भी हो जाए और जुर्माना भी देना पड़े। दोनों तरीके से उसका हो सकता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ए या बी दोनों नहीं, सी नहीं, इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी, क्योंकि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या हो सकता है ये दोनों हो। तो या तो ए और बी दोनों, मतलब इसका सही आंसर उपरोक्त डी होगा कि ये भी ए वाला भी हो सकता है अलग से, बी वाला भी हो सकता है अलग से, या फिर हो सकता है ए और बी दोनों, मतलब ये वाला भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा 7वें का आंसर है। तो इसको बहुत ध्यान से आप समझेंगे। ठीक है, देखिए, ये पहली बार जब वो बाल मजदूर करेगा तब उसको इस प्रकार की सज़ा का प्रावधान है, परंतु अगर वापस से वो दूसरी बार वही अपराध करता है, ठीक है, अगर दूसरी बार वही अपराध करता है तो उसको मिनिमम 6 माह का सज़ा होगा। ठीक है, या 6 माह से लेके हो सकता है उसको 2 साल का भी सज़ा हो जाए। ठीक है, तो 6 माह से लेके 2 साल तक का सज़ा उसको हो सकता है दोबारा गलती होने पर। ठीक है, तो ये था 7वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है कि बाल मजदूर के आयु संबंधी विवाद की स्थिति में सूचना किसे भेजा जाएगा? निरीक्षक अधिकारी को, केंद्र सरकार द्वारा चयनित एक अधिकारी को, विहित चिकित्सा अधिकारी को, या फिर जिला कलेक्टर को? किसको? तो इसका सही है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये जो बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 है, इसका जो धारा 10 है, ठीक है, इसका धारा 10 है, वो आयु से संबंधित विवादों के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो जब भी उनके आयु से संबंधित विवाद, जैसे मान लो उसका बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ नहीं है, ठीक है, तब वहाँ पे उसका आयु कंफर्म नहीं हो पाएगा कि आयु कितना है। तो इस केस में क्या करेगा? ये जो सूचना है कहाँ जाएगा? जो विहित चिकित्सा अधिकार है उसके पास ये अधिकार जाएगा कि वो डिसाइड करे
कि वो बाल मजदूर मतलब बाल मजदूर है कि नहीं है, क्या उसका उम्र 14 वर्ष से छोटा है या फिर बड़ा है, उसका निर्धारण कौन करेगा, विहित चिकित्सा अधिकारी करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसका धारा भी याद रखिएगा, धारा क्रमांक 10। ठीक है, नौवां प्रश्न है कि यदि कोई मालिक बाल मजदूर संबंधी सूचनार्थ रजिस्टर नहीं रखता है और उसमें झूठी बातें लिखता है तो उसे दंड हो सकता है। क्या दंड उसको हो सकता है? ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जो धारा संख्या 6 था, ठीक है, धारा संख्या 6 किससे संबंधित है, नहीं धारा 6 नहीं, धारा 11। ठीक है, धारा संख्या जो 11 था उसमें बताया गया था कि मालिक एक रजिस्टर रखेगा। ठीक है, तो अगर वो रजिस्टर नहीं रखता जिसमें बाल मजदूर के संबंधित उसमें सूचना रिकॉर्ड किया गया हो, या फिर अगर वो रखा है तो उसमें झूठी बातें लिख दिया है, तो उसको क्या दंड हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि उसको कम से कम 1 माह का साधारण जेल होगा या फिर 10,000 रुपये का जुर्माना, या फिर दोनों ही हो सकता है कि जेल भी हो जाएगा और 10,000 रुपये जुर्माना भी देना पड़े। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, दूसरा, पहला क्या देखें कि अगर वो रजिस्टर नहीं बनाता या उसमें झूठी बात लिखता है। एक और कंडीशन हो सकता है कि अगर मान लो कि अगर वो बाल मजदूर रखता है, ठीक है, वो मालिक जो है बाल मजदूर रखता है, परंतु वो क्या करता है, जो श्रम निरीक्षक है या लेबर इंस्पेक्टर है, ठीक है, या फिर निरीक्षक जो है उसको सूचना क्या करता है, वो नहीं देता। ठीक है, सूचना नहीं पहुंचाता निरीक्षक के पास। ठीक है, इसको ऐसे बना देता हूँ, ये निरीक्षक है, ये बाल मजदूर के लिए जो मालिक है। ठीक है, ये मालिक जो है सूचना इस तक नहीं पहुंचाता है। जब नहीं पहुंचाता है तब भी उसको 1 माह का साधारण जेल या फिर 10,000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों ही उसको देना पड़ सकता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 10वां प्रश्न है कि बाल मजदूरी अपराधों से संबंधित प्रक्रिया के बारे में विचार करें। ठीक है, कि कौन सा बाल मजदूरी अपराध से संबंधित, इसमें सही कथन दिया गया। पहला कथन है कि कोई भी व्यक्ति, पुलिस अधिकारी या फिर निरीक्षक इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का शिकायत संबंधित न्यायालय में कर सकता है। क्या ये सही है? तो जी हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है। जब भी कभी कोई व्यक्ति अगर किसी बाल मजदूर को कार्य में नियोजित किया है, अगर कोई व्यक्ति चाहे या कोई पुलिस अधिकारी चाहे या फिर निरीक्षक चाहे, तो वह इस अपराध का शिकायत किसी भी संबंधित न्यायालय में वो कर सकता है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, ऐसे मुकदमों की सुनवाई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर प्रथम श्रेणी का मतलब फर्स्ट क्लास का जो मजिस्ट्रेट होगा के नीचे न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, कथन भी सही है। या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट कर सकता है, या उसके ऊपर का कोई है न्यायालय, ठीक है, वो कर सकता है, परंतु नीचे के न्यायालय द्वारा ये इसकी जो सुनवाई नहीं की जा सकती है। मतलब 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो बाल श्रम अधिनियम का जो धारा संख्या 16 है, ठीक है, याद रखिएगा, धारा 16 में बाल मजदूरी अपराधों से संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में दिया गया है। ठीक है, 16 के अंतर्गत ये सारा चीज़ वहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कुछ और बात याद रखिएगा कि धारा जो 17 है, ठीक है, याद रखिएगा, धारा कुछ इंपॉर्टेंट जो धाराएं हैं उसके बारे में बता देता हूँ। धारा संख्या जो 17 है वो बताता है क्या, कि निरीक्षक, ठीक है, निरीक्षक की नियुक्ति कैसे होगा या कौन करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो धारा 17 के अंतर्गत निरीक्षक की नियुक्ति जो है समुचित सरकार के द्वारा किया जाता है। समुचित सरकार के अंतर्गत क्या होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों हो सकता है, कि केंद्र सरकार भी कर सकता है, राज्य सरकार भी कर सकता है। धारा 18 कहता है कि इस अधिनियम के तहत जो नियम है, ठीक है, नियम है, वो नियम बनाने की शक्ति किसके पास है। तो इसकी नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, ये दोनों के पास है। ठीक है, समुचित सरकार कर सकती है, ये भी याद रखिएगा, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। एक और अधिनियम याद रखिएगा, बालक नियोजन अधिनियम। ठीक है, बालक नियोजन अधिनियम 1938, याद रखिएगा। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो धारा 22 है, इस अधिनियम का धारा 22 है,
जिसमें है निरसन और व्यावृत्ति है, उसके अंतर्गत एक बालक नियोजन अधिनियम 1938 आता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। ये 10 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत ये 10 प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ के चले जाएं, और इसका अगर एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से पढ़ के चले जाएं तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, और बीच में मैंने जो स्लाइड दिया जिसमें मैंने बताया कि कौन कौन से कार्य में बाल मजदूरी मनाही है, उसको एक बार जरूर पढ़ के चले जाए। उसको हम अनुसूची 1 कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।